हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरसीसी में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर कंडीशन। क्लियर हो? फ्लेक्चर कंडीशन हमने देख लिया था। अब फ्लेक्चर कंडीशन हमने क्या क्या देखा था। फ्लेक्चर में बेंडिंग के केस में हमने देखा कि उसमें हमें क्या क्या निकालना रहता है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना रहता है, फिर चाहे वो वर्किंग हो चाहे आपका लिमिट हो। फिर हमें लीवर आर्म निकालना रहता है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे फिर वो लिमिट हो। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, ठीक, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ता है। इसके आधार पर हमने, ठीक है, यदि लोड पता हो, हमें स्पैन पता हो, तो हम किसी भी बीम का डिजाइन कर देते थे। क्लियर हो? डिजाइन हम क्या क्या करते थे, हम बता सकते थे कि वहाँ पर धरन की चौड़ाई क्या होगी, धरन की गहराई क्या होगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम बता सकते थे कि इसमें कितना रेनफोर्समेंट डाला जाएगा। क्लियर हो? अब इस रेनफोर्समेंट कहेंगे कि मान लीजिए अगर हम 12 mm व्यास की सरिया यूज़ कर रहे हैं, 15 mm व्यास की सरिया यूज़ कर रहे हैं, तो कितना नंबर आप बार आएगा ये भी हम वहाँ पर बता सकते थे। क्लियर हो? तो उसको हमने क्या कहा, डिजाइन। ठीक है, कुछ आपके क्वेश्चन कंफ्यूजन रहते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो धरन होता है, जो बीम होता है, जो बीम होता है, इसकी जो डेप्थ होती है, इसकी जो डेप्थ होती है वह लगभग 2b के बराबर होता है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा ही हम लगभग लेते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। हम मानते हैं कि लगभग जो d और b का रेशियो होता है, जो d और b का रेशियो होता है, लगभग कितना ले जाता है, वो 2 ले जाता है। किसमें भाई? सिंपली सपोर्टेड बीम में, रेक्टेंगुलर बीम में। क्लियर हुआ से? ठीक है, हम कहेंगे कैंटिलीवर के लिए इसको हम अप्लाई नहीं करते हैं, हम इसी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। क्या वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी कोई फिक्स नहीं है, हमने कहा क्या, मान करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिजाइन हमने कर दिया था। अब बात ये आती है कि डिजाइन तो हो गया, हमें चेक ये करना है कि क्या ये सेफ रहेगा। भाई हमने कहा कि हमने यहाँ पर एक धरन बना दिया, हमने क्या किया, यहाँ पर एक धरन बना दी। अब धरन बनाने के बाद हम इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। अब पता लगे कुछ दिन बाद ये क्या करे, टूट जाए। तो इससे अच्छा क्या है कि हम अभी इसको क्यों ना करते हैं, जांच कर लेंगे। और जांच करने से ये रहता है कि हमें पता चल जाता है कि ये फेल होगा कि नहीं फेल होगा। अब देखो जांच किस में करते हैं। पहला नंबर तो हम देखेंगे कि इसमें, पहला नंबर तो हम देखेंगे कि इसमें रेनफोर्समेंट कितना है, मतलब मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, और जितना हम डालें वो कितना होना चाहिए। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट यह दर्शाता है कि यदि रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी मिनिमम से कम है, IS कोड 456 के अनुसार मिनिमम रेनफोर्समेंट क्वांटिटी जो यहाँ पर दर्शाया गया है 0.85 BD/FY, अगर इससे कम हो रहा है तो हम कहेंगे सेक्शन क्या करेगा, फेल कर जाएगा। और अगर IS कोड 456 के अनुसार जो मैक्सिमम परमिसिबल इसका लिमिट रखा गया है आपका रेनफोर्समेंट की, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा भाई, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कहेंगे एक निश्चित सीमा है, उस सीमा के भीतर में आपको रहना है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या, रेनफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। दूसरा हम कहेंगे कि जब हम इसको टिका रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं क्या, सपोर्ट पर टिका रहे हैं, तो हम कहेंगे जब इस पर लोड पड़ेगा, जब इस पर लोड पड़ेगा तो हम कहेंगे ये फोर्स क्या करेगा, ऊपर की ओर काटेगा। ठीक है, ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। जब ये ऊपर की ओर कार्य कर रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, कटने का भी प्रयास करेगा। अर्थात किसकी हम बात करेंगे, शियर चेकिंग की बात करेंगे। किसकी हम बात करेंगे, शियर चेकिंग की बात करेंगे। फिर तीसरा हमारा क्या होगा, हम कहेंगे जो भी इनके अंदर बार हमने इम्बेडेड किया था, हमने इसके अंदर बार को प्रोवाइड किया है, क्या वह बार इस कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग बना पा रहा है। क्लियर हुआ? अगर बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तुरंत यहाँ पर क्या होगा, क्रैकिंग जनरेट होगा। क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे बॉन्डिंग पर्याप्त होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। तो उस बॉन्ड की हम क्या करते हैं, यहाँ पर जांच करते हैं। बताओ क्लियर हुआ? तो जांच हम कितने प्रकार से करेंगे भाई, अच्छा डिफ्लेक्शन में भी करते हैं, क्लियर हुआ, क्रैकिंग में भी करते हैं, लेकिन हम उसको देखेंगे इसके बाद। बता दो क्लियर हुआ? तो जो मेन होता है वो मेन कौन होता है, हम कहेंगे रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी चेक कर लेंगे, शियर में जांच कर लेंगे, उसके बाद फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट की जो हम जांच करते हैं वो हम थोड़ा सा ऐसे बात कर लेते हैं। ठीक है, वो अलग से टॉपिक नहीं है, अलग से जो हम आपको पढ़ाएंगे वो शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ठीक है, चेक इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट या रेनफोर्स स्टील, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टेंसाइल लिखा गया है वो स्टील हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए IS कोड ने कुछ दर्शाया है।
मिनिमम की इन्होंने क्या बात किया है, मिनिमम इन्होंने ये कहा है कि जो भी मिनिमम होना चाहिए AST का मान, ठीक है, AST मिनिमम वो हमारा होना चाहिए 0.85 BD/FY। क्लियर हुआ? मतलब हम कहेंगे कि AST मिनिमम का जो मान होगा कितना, 0.85 BD/FY। और मैक्सिमम जो AST लिया जाएगा वो कितना लिया जाता है, 4%। कितना, 4%। ये 4% में आप लोग कहीं पर गलती कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या देखा है कि किसी भी धर्म की जो डिजाइन हम करते हैं वह सामान्यतः इफेक्टिव डेप्थ के आधार पर करते हैं, परंतु ये हमारे क्या है, एक अपवाद किस्म के व्यक्ति हैं। इनमें हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर कैपिटल D के पदों में जाता है, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन की बात करता है, किसके, पूरे क्रॉस सेक्शन की बात करता है। जब पूरे क्रॉस सेक्शन की बात करेगा तो चौड़ाई और प्लस पूरी इसकी गहराई भी लिया जाएगा। अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मान आएगा AST मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आएगा 0.04 और B इंटू में क्या आएगा आपका D। क्लियर हुआ? अब हम कहेंगे क्या कि जो भी हम इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वह इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में रहेगा तो हम कहेंगे कि रेनफोर्समेंट यहाँ पर क्या होगा, आपका सेफ रहेगा। तो हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे एक पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। वो पॉइंट हमारा होगा AST मिनिमम, ठीक है, AST मिनिमम से अधिक होगा AST रिक्वायर्ड, ठीक है। AST मिनिमम से अधिक होगा क्या, AST रिक्वायर्ड, या इसी को हम प्रोवाइडेड कह देते हैं, या इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके बाद फिर कम होगा किससे, AST मैक्स। क्लियर हो गया यहाँ से बता दें, ठीक है। तो अब देखो ये जो प्रोवाइडेड है ये हम कहाँ से निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए या डिजाइन मोमेंट को ध्यान में रखते हुए, डिजाइन मोमेंट के ध्यान में रखते हुए जो हम AST ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार से हमने बात कर लिया किसके लिए, थोड़ी देर बाद वर्किंग स्ट्रेस के लिए। जब वर्किंग स्ट्रेस के लिए हमने AST की बात की तो हमने वहाँ पर देखा कि हमारा मान सिग्मा ST इंटू जेड, बता रहे, क्लियर हुआ से। जब हमने लिमिट स्टेट में देखा तो वहाँ पर हमने देखा AST इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, MU/0.87 FY इंटू, ठीक है, जेड, बता रहे, क्लियर हुआ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वो हमारा क्या है, प्रोवाइडेड, जितना हम डाल रहे हैं ये हमारा क्या है, मिनिमम। अब मिनिमम हम कहाँ से निकालेंगे, 0.85 BD/FY करके निकालेंगे। और AST मैक्स हमारा कितना होता है किसी भी RCC सेक्शन के लिए, चाहे वो आपका वर्किंग स्ट्रेस हो चाहे आपका लिमिट स्टेट हो, ठीक है। हमने कहा कि किसी भी RCC सेक्शन के लिए मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी कितना हो सकती है, 0.04%। अगर वहाँ पर हम कॉलम की बात कर दिए, पार्टिकुलर किसी कॉलम के नाम हमने ले लिया तो हम कहेंगे मैक्सिमम 6% हो सकता है। क्लियर हो? जबकि मिनिमम यहाँ से आप निकाल सकते हो। FY का मान चेंज कर सकता है, आप तुरंत बता सकते हो कि कितना मिनिमम यहाँ पर स्टील डालेंगे, बता दो, क्लियर हो? तो हमारे ख्याल से टेंसाइल रेनफोर्समेंट के बारे में आपको पता चल गया। वैसे हम पिछले लेक्चर में भी इसकी जिक्र किया था, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो है अगला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या देखेंगे यहाँ पर, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। थोड़ा सा समझ लेते हैं शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बाकी इसके बारे में हम विधिवत आगे देखेंगे। शियर का मतलब होता है काटना, शियर का मतलब क्या होता है, काटना। अब बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, मतलब काटने की जो सामर्थ्य है और उसके जो पकड़ने की सामर्थ्य है, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब किसको काट रहा है किसको पकड़ रहा है, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक धरण है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये धरण है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर हमने दो सपोर्ट लगा दिया। जब सपोर्ट लगा तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है, जबकि ये फोर्स हमारा क्या कर रहा है, नीचे को लाने का प्रयास कर रहा है। हम कहेंगे ये सेक्शन यहाँ से क्या करेगा, कटेगा। क्लियर हो? तो ये जो कट रहा है पूरा सेक्शन, उसको हम कहेंगे क्या, शियर स्ट्रेंथ। इसके बारे में ढेर सारा भी चेक करेंगे, अभी इसके बारे में ढेर सारा देखेंगे। जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, पकड़ने की क्षमता। मतलब हम जानते हैं RCC एक हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है। अर्थात हम कहेंगे कि इसमें स्टील और कंक्रीट ये दोनों अलग अलग मेंबर होते हैं, और इन दोनों को एक में एम्बेडेड करके हम क्या बनाते हैं, RCC स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे हम कहेंगे कि स्टील और कंक्रीट के बीच में पर्याप्त क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और जब पर्याप्त बॉन्डिंग रहेगा तो हम कहेंगे सेक्शन भी आपका क्या होगा, सेफ रहेगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किए हैं, सबका हम परिचय दिए हैं, बाकी हमें एक एक करके और भी हम क्या करेंगे, विधिवत देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले हम शियर के बारे में बात कर लेते हैं, शियर कैसे जनरेट होता है, ठीक है।
चलो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है। जब हमने इस पर लोड लगाया, कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है, जब हमने इस पर लोड अप्लाई किया, जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हुआ, इस प्रकार से कुछ बेंड होने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि ये यहाँ से कटने का भी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, कटने का भी प्रयास कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं क्या, ये ऐंठने का भी प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं थोड़ा सा। हमने कहा ये हमारे पास क्या एक प्रकार से सेक्शन है, यहाँ पर हमने लोड अप्लाई किया। जब हम लोड अप्लाई करेंगे क्या देखेंगे कि ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करेंगे। और जब बेंड होने का प्रयास करेंगे तो हम कहेंगे कि इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, फ्लेक्सुरल। इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, फ्लेक्सुरल। ठीक है। अब फोर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई किया तो हम कहेंगे यहाँ पर जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सुरल फोर्स। या अगर हम लोड की बात करते हैं, फ्लेक्सुरल लोड, अर्थात इसकी स्ट्रेंथ की बात किए हम कहेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। कोई अंतर नहीं है, सब वही है। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे हम देखेंगे कि हमने कहा यहाँ पर क्या, एक इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर था जो कि बहुत ही पतला था, जो कि क्या था, बहुत ही पतला था। ठीक है, बहुत ही पतला था। अब इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक पॉइंट लोड लगाया, इसके ऊपर हमने क्या किया, पॉइंट लोड लगाया। और जब पॉइंट लोड लगाया तो हमने क्या देखा कि ये बीच से कुछ पार्ट क्या हुआ, यहाँ पर धंस गया। बीच से कुछ पार्ट क्या हुआ, यहाँ पर धंस गया। इसको हम कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ, पंचिंग होल। तो भाई क्या ये बगैर कटे यहाँ पर धंसे हैं, कहेंगे नहीं। ठीक है, बगैर कटे नहीं धंसे हैं। और जहाँ पर कटा तुरंत हम कहेंगे क्या होगा, वहाँ पर शियर। जहाँ पर कटा वहाँ पर तुरंत क्या होगा, शियर होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अभी आगे बताएंगे। पंचिंग शियर कहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम यहाँ पर सिर्फ बताना भी ये चाहते हैं कि बेंड होगा तो फ्लेक्सुरल, ठीक है, धंस गया तो कट के धंसा, उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, पंचिंग। उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, पंचिंग। और यह सामान्यतः, ठीक है, एक पतले स्ट्रक्चर में होता है और पॉइंट लोड के कारण होता है। क्लियर हुआ। दूसरा हमने कहा कि एक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर था और इस पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के परंतु अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स लगा दिया। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो हम क्या देखते हैं कि ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से घूम जाते हैं। अर्थात हमने कहा ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, हमने क्या किया, इस पे कुछ इस प्रकार से हमने फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है। हम जब इसको घुमा रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि ये हाथ कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, ठीक है, टार्क जनरेट कर रहा है, हम कहेंगे ट्विस्ट हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जो शेयरिंग होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, टॉर्जनल शेयर। बतावे क्लियर है। आप लोग गाँव में गन्ना तोड़ते हो, एक बार तोड़े, दो बार तोड़े, नहीं टूटा। अब आपका दिमाग खराब हो, क्या किए, एक इधर पकड़े, एक इधर, दोनों को क्या किए, ऐंठना स्टार्ट। एक समय क्या आएगा कि बीचों बीच से कट जाता है। हम कहेंगे कौन सा स्ट्रेस को, हम कहेंगे टॉर्जनल स्ट्रेस। और टॉर्जनल स्ट्रेस को इस प्रकार से क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। अब ये जो शियर हम बता रहे हैं यहाँ पर, वो सब आप सोम में जाके देखेंगे तो आपको ढेर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जब किसी स्ट्रक्चर पर कोई भी लोड अप्लाई किया जाता है, जब किसी स्ट्रक्चर पर कोई लोड अप्लाई किया जाता है तो हम जानते हैं कि वहाँ पर तीन प्रकार से या तीन से अधिक प्रकार से फोर्स जनरेट होता है। हम जनरली तीन की बात करेंगे। एक हम जानते हैं फ्लेक्सुरल, दूसरा हमारा होगा पंचिंग और तीसरा हमारा क्या होगा, टॉर्जन। क्लियर हुआ। अब बताओ भाई, फोर्स जनरेट हुआ, अगर फोर्स को हम पर यूनिट एरिया के बारे में हमने बात किया तो वहाँ पर क्या होगा भाई, स्ट्रेस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहीं पर थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल पहले सबका ले लो, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। सबका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक हमने सरिया ले लिया और सरिया को हमने ऐसे रखा, इस पर जब हमने लोड लगाया तो हमारा बेंड हुआ। अब जो भी स्ट्रक्चर बेंड होगा हम समझ लेंगे कि यहाँ पर फ्लेक्सुरल आएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस एबव, ठीक है, बिलो, एबव क्या होगा हमारा कंप्रेशन, बिलो हमारा क्या होगा टेंशन। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा होगा कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा क्या होगा, टेंसाइल। टेंसाइल जोन में ही हमेशा क्रैकिंग जनरेट होती है और इसी क्रैकिंग को क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है। अब क्रैकिंग हो रहा है मतलब काट रहा है, क्रैकिंग का मतलब क्या, उसको काट रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बीम है, इस बीम पे हमने क्या किया, लोड अप्लाई किया। जब हम लोड अप्लाई करेंगे हम कम लोड लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कम लोड लगा रहे हैं। जब कम लोड लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसके टेंसाइल जोन में कोई भी क्रैक्स जनरेट नहीं होगा। ये हमारा क्या है, कंप्रेसिव जोन, और ये हमारा क्या है यहाँ पर टेंसाइल जोन, कोई भी क्रैक नहीं होगा। लोड का मान हमने नॉर्मल किया। ठीक है, अच्छा जब लोड का मान नॉर्मल है, बीम में कोई भी क्रैकिंग नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में
उस स्थिति में जो वर्किंग स्ट्रेस होगा वह अपने परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर पहुंचा होगा या उससे कम होगा। क्लियर हुआ? हमने क्या कहा कि जो कार्यकारी स्ट्रेस है, मतलब जो कार्य कर रहा है उस पर स्ट्रेस, वह अपने परमिसिबल स्ट्रेस को प्राप्त कर चुका होगा या हम कहेंगे उससे कम होगा, तब यहाँ पर क्रैक नहीं हुआ। हमने फिर क्या कहा? हमने कहा लोड का मान और बढ़ा दीजिए। जब हम लोड का मान और बढ़ा देंगे तो ये धरण आपका कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाता है, धरण आपका कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाता है। अब ऐसे हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये कुछ क्रैक्स इस प्रकार से जनरेट होने लगते हैं। ये हमारा क्रैक्स क्या होगा? कुछ इस प्रकार से जनरेट होने लगता है। क्लियर हो? कि जो क्रैक्स जनरेट हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो भी यहाँ पर ठीक है वर्किंग स्ट्रेस था वो अपने परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर दिया, और जब परमिसिबल लिमिट को क्रॉस किया हम कहेंगे यहाँ पर तुरंत क्या वो फेलियर दर्शाने लगा, अर्थात फेल होने लगा। क्लियर हुआ? फिर हमने क्या किया? लोड का मान और बढ़ाया। लोड का मान हमने क्या किया? और बढ़ाया। और जब लोड का मान और बढ़ाया गया तो ये क्रैकिंग अब क्या करेंगे? फैलना स्टार्ट कर देंगे। बता भाई क्लियर हो? जितना ज़्यादा बेंड होगा उतना ज़्यादा इसमें क्रैकिंग क्या होगा? फैलेगा। अब बता भाई, ये दोनों भाई साहब आपस में चिपके थे, हमने लोड लगाया, अब इनको ये इधर ढकेल रहे हैं, इनको ये इधर ढकेल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या इसमें भी एक प्रकार से क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है, अर्थात ये कटने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कटने का प्रयास कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा, यहाँ पर जो शियर होगा उस शियर को हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे फ्लेक्सुरल शियर। इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर फ्लेक्सुरल शियर। बता दें क्लियर यहाँ से? फ्लेक्सुरल शियर। बता दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जो फ्लेक्सुरल शियर है अभी इसके बारे में ढेर सारा पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, फ्लेक्सुरल शियर का मान कब बढ़ेगा, कब घटेगा। क्लियर है? अभी हमको केवल आपको समझा रहे हैं कि किसी धरण को बेंड करते हैं तो टेंसाइल जोन में जो क्रैक्स को जनरेट करता है उसे क्या कहलाता है? फ्लेक्सुरल शियर कहलाता है। क्रैक होने से पूर्व जो मेंबर की स्ट्रेंथ होगा उसको हम कहेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। जिस लोड के कारण या जिस फोर्स के कारण वो क्रैक जनरेट हो रहा है उसको हम फ्लेक्सुरल फोर्स कहते हैं। क्लियर यहाँ से? तो फ्लेक्सुरल मान क्या समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा बात करते हैं पंचिंग। दूसरा हम बात करते हैं क्या? पंचिंग शियर। ये हमारा क्या था? फ्लेक्सुरल शियर। दूसरा हमारा क्या होगा? पंचिंग शियर। पहले हमने देख लिया क्या? फ्लेक्सुरल शियर। ठीक है, शियर का मतलब कटना, इसके बारे में हम आगे विस्तार करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पर समझिए। दूसरा हमारा क्या होगा? पंचिंग शियर। पंचिंग शियर, ये पंचिंग क्या है? कहते हैं अभी तुम्हें एक पंच मारेंगे। पंच का मतलब क्या? मतलब उस पर पॉइंट लोड लगा रहा है, उस पर क्या कर रहा है? वो पॉइंट लोड लगा रहा है। क्लियर हो? पंच मारने का मतलब क्या? कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, हमने एक आया क्या? पंच मार दिया। हमने क्या किया यहाँ पर? पॉइंट लोड लगाया। हमने क्या किया यहाँ पर? पॉइंट लोड लगाया। मतलब किस प्रकार से? ये बॉडी इतनी बड़ी थी, हमने क्या किया? एक पंच लगाया। पंच में लगाने का मतलब क्या? कि हम देख रहे हैं केवल इतने दूर में वो फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या हुआ? पॉइंट लोड। इसका मतलब क्या? वो पॉइंट लोड हुआ। इसी कारण से आप देखते होंगे जब गाल पे पंच पड़ता है तो उतनी दूर का एरिया क्या करता है? थोड़ा सा अंदर की ओर दब जाता है। इसका मतलब हम जानेंगे क्या? कि यहाँ पर पंच पड़ रहा है, और पंच का मतलब यहाँ पर पॉइंट लोड हुआ। अब इसी पॉइंट लोड को हम कंसंट्रेशन लोड भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम कंसंट्रेशन लोड भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको आप कैसे देखोगे, चलो हम दिखाते हैं। ठीक है, पापड़ ले आइए और उस पापड़ को तल दीजिए। जब पापड़ को तल देंगे तो ये पापड़ आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? हमने क्या किया? अब उठाया बेलन और उसी बेलन को ऊपर रख करके हमने क्या किया? फोर्स लगा दिया। जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या देखेंगे? हमने कहा ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से पापड़ था, हमने जब इस पे फोर्स लगाया, हमने इस पर बेलन रख करके क्या किया? फोर्स लगाया, तो हम देखते क्या है कि कुछ दूर को लेकर के नीचे की ओर धंस जाते हैं। कुछ दूर को लेकर के क्या कहते हैं? नीचे की ओर धंस जाते हैं। अब देखो ये क्या बगैर कटे यहाँ पर धंसे हैं? धंसे की बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कटा होगा, पहले इतना पार्ट क्या होगा? कटा होगा, और कटने के बाद फिर क्या किया है? नीचे को पंच किया था, धंसा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो कटने में, या हम कहेंगे कि यहाँ पर जो शेयरिंग जनरेट हो रही है उस शेयरिंग को हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे क्या? पंचिंग शियर। उसको हम क्या बोलेंगे? पंचिंग शियर। पंचिंग शियर पूरे परिधि के एलांग लिया जाता है, अर्थात हम कहेंगे कि पूरे परिधि के एलांग जो शियर जनरेट होता है उसको हम क्या कहेंगे? पंचिंग शियर कहते हैं। बताइए समझ में? और तो सिंपल भाषा समझना चाहते हैं समझ सकते हो। ठीक है, रोटी जब आप बनाते हो तो लास्ट वाली जो रोटी रहती है उसको क्या कीजिए? नॉर्मल टेम्परेचर को लो कर दीजिए। लो टेम्परेचर पर जब आप रोटी को पकाएंगे तो उसके स्ट्रक्चरल वाटर वहाँ पर क्या होते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, अब जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़े होंगे उनको पता है स्ट्रक्चरल वाटर क्या है। जब आप लो टेम्परेचर पर रोटी को पकाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? स्ट्रक्चरल वाटर जल जाता है और वह रोटी क्या होती है? कड़ी हो जाती है।
अब 2-4 दिन उसको रख दीजिए वैसे। उसके बाद फिर बेलन उठाइए, अब रोटी का शेप कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, बेलन उठा के रख दीजिए। जब वहाँ पर रखेंगे तो क्या देखेंगे कि कुछ दूर का रोटी क्या करेगा, नीचे की ओर धंस जाएगा। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, पंचिंग हो रहा है। पता भाई क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो पंचिंग हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारा होता है वो होता है टॉर्जनल स्ट्रेस, शियर। दूसरा हमारा क्या होता है, टॉर्जनल स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, शियर का मतलब यहाँ पर भी कटेगा। कैसे कटेगा, हमने वही गन्ना उठा लिया। अब गन्ने को जब हम उठा रहे हैं, हम अभी सिर्फ समझा रहे हैं, अभी आगे हम सबको बताएंगे। हमने क्या किया, गन्ने को मोड़ा 2 बार 3 बार नहीं टूटा। हम क्या किए, इसको एक तरफ पकड़े और इस पे हमने क्या किया, इक्वल मैग्नीट्यूड के परंतु अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। जब फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 अड़ते क्या होता है, यहाँ पर शियर कर जाता है, अर्थात कट जाता है। तो वहाँ पर जो स्ट्रेस शियर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्जनल शियर कहते हैं। बता पाइए। अब टॉर्जनल शियर की एक खासियत होती है क्या, कि टॉर्जनल शियर जो होता है वो फ्लेक्सुरल शियर के क्या होता है, साथ साथ चलता है। मतलब फ्लेक्सुरल भी होगा और वहाँ पर क्या होगा, आपका टॉर्जनल भी होगा। बता पाइए क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इतने प्रकार के शियर हमें देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आपके उठते हैं। बता पाइए क्लियर हुआ? ठीक है, अब शियर क्या है, स्लाइडिंग करेगा तभी शियर जनरेट होगा। ये आप स्टॉप में पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। इनका परिचय लेने के बाद हम शियर को ही आपको दिखाएंगे कैसे कैसे शियरिंग करता है आरसीसी स्ट्रक्चर में। बता क्लियर है? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहला स्टार्ट करते हैं, क्या फ्लेक्सुरल शियर है क्या, फ्लेक्सुरल शियर है क्या। फ्लेक्सुरल शियर की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या, कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारे पास कोई धरन है, ये हमारे पास क्या है, कोई बीम है, और इस पर हमारा क्या कार्य कर रहा है, यूडियल फोर्स कार्य कर रहा है। जब यूडियल फोर्स के बारे में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि ये ए और बी के बीच में हर स्थान पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इसी बेंडिंग मोमेंट के परिवर्तन का जो दर होता है, या परिवर्तन के कारण ही शियरिंग जनरेट होता है। क्लियर हुआ? किसी भी धरन में या किसी भी मेंबर में बेंडिंग मोमेंट के, ठीक है, चेंजिंग के कारण ही क्या होता है, फ्लेक्सुरल शियर जनरेट होता है। क्लियर है? ठीक है, अब दिखा रहे हैं कैसे जनरेट होता है। फ्लेक्सुरल शियर जनरेट होता है, बेंडिंग अगर यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, क्रैकिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, कम है, यहाँ पर शियर कम होगा। धीरे धीरे हम कहेंगे क्या, बेंडिंग मान बढ़ेगा तो हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट के परिवर्तन की दर, या हम कहेंगे मोमेंट परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाता है, शियर फोर्स कहलाता है। ये आप पढ़े हो कहाँ पर, ये आप पढ़े हो कहाँ पर भाई, सोम में पढ़े हो। कहाँ पर पढ़े हो, सोम में पढ़े हो। क्लियर हुआ? मोमेंट का मान अधिक है, वहाँ पर हम शियर को कम लेते हैं, जहाँ पर मोमेंट कम होता है वहाँ पर हम शियर को ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर हम क्रैकिंग की बात करेंगे, फ्लेक्सुरल शियर की बात करेंगे, तो उसी हिसाब से इसका मान भी बढ़ेगा। चलो हम देखते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पर आपका थ्योरी अब काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको कंसेप्ट देखना है। देखिए, हमने एक धरन बनाया था, ये धरन हमने यहाँ पर बनाया था, लोड का मान हमने कम रखा था। ठीक है, लोड यहाँ पर हमने क्या किया था, कम लगाया था। हमने क्या देखा कि न्यूट्रल एक्सिस में कोई भी क्रैक्स जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, लोड कम है। क्या यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सुरल शियर हुआ, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगा लेकिन यहाँ पर शियर नहीं होगा। शियर का मतलब हम कहेंगे कि दो पार्ट आपस में क्या कर रहे हो, स्लाइड होकर के कट रहे हो, तभी वहाँ पर शियरिंग होगा, नहीं तो शियरिंग नहीं होगा। क्लियर है? फिर हमने लोड का मान बढ़ाया। जब हम लोड का मान बढ़ा दिए तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्रैकिंग थोड़ा सा जनरेट हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे क्रैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी सिर्फ छोटे छोटे क्रैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये लोड के मान को हमने क्या किया, यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, अब लोड के मान को हमने और बढ़ाया। ये जो क्रैक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्रैक्स का नाम क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यह समानता बेंड होने के बाद आ रहा है और इसके टेंसाइल जोन में जा रहा है। तो हम कहेंगे क्या, कि बेंड होने के बाद जो वहाँ पर, ठीक है, क्रैकिंग देखने को मिल रहा है, वही क्रैकिंग हमारा क्या कहलाएगा, फ्लेक्सुरल शियर। अच्छा, यहाँ पर क्या स्लाइडिंग नहीं हुआ है, स्लाइडिंग हुआ है भाई। हमने कहा दो मेंबर आपस में क्या किए हैं, दूर हटने का प्रयास किए हैं, हम कहेंगे तभी तो इसमें क्रैक्स जनरेट हुआ। और जब इसमें क्रैक्स जनरेट हुआ तो हम कहेंगे तुरंत यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग होगा। हमने लोड के मान को और बढ़ा दिया। जब लोड के मान को हम और बढ़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये क्रैक्स यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करता है। ये क्रैक्स यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ने का प्रयास करता है। लोड मान और बढ़ाया गया, ये और बेंड होगा, और बढ़ाएगा और बेंड होगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये भाई साहब क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब क्या, कटा कि नहीं कटा यहाँ पर, ठीक है, हम कहेंगे बिल्कुल कट गया।
तो ऐसे केस में हम क्या कह रहे हैं कि यदि कोई मेंबर बेंडिंग के केस में आ रहा है और उसके टेंसाइल जोन में क्रैकिंग जनरेट हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल शियर कहते हैं। फ्लेक्सुरल शियर सामान्यतः किसके कारण हो रहा है, हमने कहा मोमेंट परिवर्तन की दर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोड मान बढ़ाया क्या, मोमेंट अधिक हुआ, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि लोड मान और बढ़ा गया, मोमेंट और बढ़ा, अच्छा मोमेंट और बढ़ा तो यहाँ पर क्रैकिंग का मान भी क्या हुआ, और बढ़ गया। ये किस कारण से हो रहा है, मोमेंट परिवर्तन की दर के कारण हो रहा है, बता क्लियर हुआ। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लेक्सुरल सामान्यतः किस प्रकार के स्ट्रक्चर में होता है, हम कहेंगे सामान्यतः बीम में लिया जाता है। बीम या आप कह सकते हो कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जिसमें बेंडिंग हो रहा हो, वहां पर फ्लेक्सुरल शियर जनरेट होने के चांसेस रहेंगे, बता क्लियर यहाँ से, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अभी नहीं, अभी इसको हम खत्म नहीं किया, अभी थोड़ा हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे ये हमारा धरन है, मान लेते हैं ये हमारा क्रैकिंग यहाँ पर जनरेट हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये अलग अलग डिग्री पे होता है, उसको हम आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम कहते हैं इसका टिप पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, टिप अर्थात नोक आप कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, नोक। अब बता भाई, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस स्थान पर एरिया का मान क्या है, यहाँ पर एरिया का मान क्या है, कम है। जब एरिया का मान कम है तो हम कहेंगे यहाँ पर स्ट्रेस का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सुरल शियर का मान, ठीक है, टिप पर मैक्सिमम होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ का एरिया क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। हम सिर्फ क्रैक की बात कर रहे हैं, क्लियर हुआ। किस कारण से यहाँ पर ज़्यादा होगा, हम कहेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण। किस कारण से होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण टिप पर फ्लेक्सुरल शियर का मान अधिकतम होता है, बता क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो फ्लेक्सुरल शियर का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्रैकिंग भी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रहा है, बता क्लियर हुआ, ठीक है। हमारे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कई प्रकार का स्ट्रेस एक साथ कार्य कर रहा है, कई प्रकार का स्ट्रेस एक साथ कार्य कर रहा है, और उस स्ट्रेस के कारण फ्लेक्सुरल शियर जनरेट हो रहा है। बहुत ध्यान समझना, हम क्या कहा, हमने कहा कि यदि किसी धरण पर या किसी स्ट्रक्चर पर कई प्रकार के स्ट्रेस एक साथ कार्य कर रहे हो और उस स्ट्रेस के कारण फ्लेक्सुरल शियर जनरेट हो रहा हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे फ्लेक्सुरल शियर क्रैकिंग या फ्लेक्सुरल क्रैक शियर, क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सब लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, बस हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो हमने सारा चीज़ यहाँ पर बता दिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, और आप इसको क्या कीजिएगा, छाप लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं, उसको और छापिएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सुरल शियर के बारे में देख लेते हैं, हमने जो जो उसके बारे में समझा है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। पहले पॉइंट में आपको दिखाया गया है द शियर एसोसिएट विथ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पैन इज नोन एज फ्लेक्सुरल शियर। हमने क्या देखा था अभी, हमने कहा कि जब पूरी लंबाई में बेंडिंग मोमेंट का मान चेंज हो रहा है तो वहाँ पर फ्लेक्सुरल शियर क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। किस कारण जनरेट होता है, अभी हमने डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाया था कि जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाते जाते हैं, बेंडिंग मोमेंट का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे टेंसाइल जोन में क्रैकिंग जनरेट होते हुए भी चला जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरा कि बीम्स आर यूजुअली सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सुरल शियर, मतलब हम कहेंगे कि फ्लेक्सुरल शियर के अंतर्गत सामान्यतः बीम्स ले जाता है या कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर हो जो बेंडिंग कर रहा हो, ठीक है। और हमने कहा था कि जो बेंडिंग करेगा उसका मतलब ट्रांसवर्स लोड आ रहा है, ट्रांसवर्स लोड आ रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, बीम्स कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर द फॉर बीम्स द फ्लेक्सुरल शियर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज शियर, ठीक है। हम कहेंगे सामान्यतः जो बीम पर शियर जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल शियर के नाम से जानते हैं। फिर हम देख रहे हैं क्या, व्हेन फ्लेक्सुरल क्रैक अकर इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, व्हेन फ्लेक्सुरल क्रैक अकर इन कॉम्बिनेशन विद द शियर क्रैक आर कॉल्ड एज फ्लेक्सुरल शियर क्रैक। हमने यहाँ पर क्या कहा था, हमने यहाँ पर क्या कहा था आपको, हमने यहाँ पर कहा था कि जब किसी भी स्ट्रक्चर पर ठीक है शियर क्रैक, या हम कहेंगे कि काफी शियर के कारण क्रैक जनरेट हो रहा है या काफी शियर के कारण फ्लेक्सुरल क्रैक जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सुरल शियर क्रैक कहते हैं। फिर अगला हो रहा है द स्ट्रेस नियर द क्रैक टिप आर हायर ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यहाँ पर हमने क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था, हमने कहा कि टिप पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है इसके कारण वहाँ पर शियर का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है, या आप कह सकते हो कि स्ट्रेस का मान वहाँ पर क्या होता है, अधिक हो जाता है, ठीक है भाई। एरिया कम था,
एरिया कम होने के कारण स्ट्रेस का मान वहाँ पर क्या हुआ, बढ़ा। और किस रीजन से बढ़ा, हम कहेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण वहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया था। फिर इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, अगला पॉइंट, दिस फ्लेक्सुरल क्रैक यूजुअली फ्रॉम द फर्स्ट एंड ड्यू टू इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस एट द टिप ऑफ क्रैक। हमने क्या कहा, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। डायग्राम में हम देखते क्या है कि यही पॉइंट हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है फ्लेक्सुरल क्रैक्स जनरेट होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, क्रैक्स जनरेट होगा, ठीक है। जब इसको हमने बेंड कराया, जब इसको हमने यहाँ पर बेंड कराया, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि छोटे छोटे क्रैक्स जनरेट होगा। छोटे छोटे क्या होगा, यहाँ पर क्रैक्स जनरेट होगा सबसे पहले। तो ये सबसे पहले, फिर हम क्या कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं क्या कि अब इस पे हमने शियरिंग का मान और बढ़ाया। मतलब हम कहेंगे कि शियर स्ट्रेस का मान और बढ़ाया। शियर स्ट्रेस का मतलब क्या, फोर्स का मान और बढ़ाया। जब हमने फोर्स का मान और बढ़ाया, फोर्स का मान और इंक्रीज किया, हम कहेंगे ये क्रैक्स भी धीरे धीरे क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। क्लियर हुआ। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि सबसे पहले वहां पर क्या जनरेट होता है, आपका फ्लेक्सुरल क्रैक। उसके बाद जैसे जैसे फ्लेक्सुरल क्रैक आपका बढ़ेगा, तो हम कहेंगे टिप के साइड में, ये जो टिप यहाँ पर है, टिप, ठीक है, इसी टिप पर शियर स्ट्रेस या शियर का मान भी क्या होता है, आपका इंक्रीज होता रहता है। अब जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा, तुरंत हम कहेंगे कि ये कोना, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्या करेगा, आगे की ओर चलता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ। टिप पर शियर स्ट्रेस का मान भी क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता हो जाएगा, वैसे वैसे क्रैकिंग का मान भी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर आगे देख रहे हैं, आगे कह रहे हैं when the combined shear and bending stress exceed। अर्थात कहेंगे क्या कि जब शियर और बेंडिंग स्ट्रेस का मान, ठीक है, एक साथ बढ़ रहा हो, जब शियर और बेंडिंग स्ट्रेस का मान एक साथ बढ़ रहा हो, तो ऐसे स्थान पर फ्लेक्सुरल क्रैक भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो भी किसमें, प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मतलब क्या, एक्सीड मतलब क्या, बढ़ना। क्लियर हुआ। अर्थात जैसे शियर और बेंडिंग स्ट्रेस का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे हम कहेंगे फ्लेक्सुरल क्रैक का मान भी क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। बता दें क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, ठीक है। फ्लेक्सुरल शियर हो गया। इसका हम देखेंगे यहाँ पर क्या, पंचिंग शियर, ठीक है। पंचिंग के शियर के बारे में पहले समझते हैं, समझने के बाद फिर उसको भी हम लिख लेंगे। पंचिंग शियर वही है जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पापड़ लीजिए और उस पर क्या कीजिए, एक पॉइंट लोड लगा दीजिए। उस पॉइंट लोड को लगाने के बाद आप क्या देखेंगे कि कुछ दूर में स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ है, कट गया, ठीक है। तो वहां पर जो कटने के स्थान पर शियरिंग जनरेट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पंचिंग शियर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक स्लैब बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं, जो कि स्लैब को सीधा हमने, ठीक है, स्लैब को हमने सीधा कहाँ पर टिका दिया है, कॉलम पर। सीधा हमने कहाँ पर टिका दिया है, कॉलम पर टिका दिया है, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे, वहां पर जो स्लैब होता है, हम वही स्लैब यहाँ पर बना रहे हैं, अर्थात फ्लैट स्लैब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पर, फ्लैट स्लैब। यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर हमने कुछ सपोर्ट बनाया, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने कुछ सपोर्ट बनाया, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर जुड़ा है। यहाँ पर भी हमने कुछ सपोर्ट बना दिया, यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट बना दिया, ठीक है। अर्थात हमने कहा कि ये छत था और इसी छत पे हमने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया। अब देखो, जब इस छत पे लोड का मान बढ़ाया गया, जब लोड का मान क्या हुआ, बढ़ाया गया, तो हम कहेंगे कि ये कॉलम तो नीचे दबेगा नहीं, अर्थात ये क्या करेगा, ऊपर जाने का प्रयास करेगा। और फिर हम क्या देखेंगे कि जब लोड का मान और अधिक हुआ, तो ये कुछ दूर को लेकर के क्या करेगा, निकाल लेगा ऊपर, और ये स्लैब आपका क्या होगा, नीचे की ओर धंस जाएगा, ठीक है। नीचे को यहाँ पर धंस जाएगा, कुछ दूर को लेकर के ये कॉलम आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये इतना पार्ट यहाँ पर क्या हुआ, धंस गया, ठीक है। मतलब हम कहेंगे कि ये इतना पार्ट यहाँ पर टूट चुका है। तो देखो, ये जो पार्ट ऊपर गया, ये जो यहाँ पर आपका दिख रहा है, ये पार्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी में से कट के ऊपर गया है। तो ये जो कटा है, ये पूरे परिधि पर कटा है। कैसे, पूरे परिधि पर कटा है। अगर पूरे परिधि पर नहीं कटता, तो हम कहते हैं ये नीचे आपका नहीं धंसता, हम कहते हैं कोई पर क्या होता, वो रुका रहता। लेकिन हमने कहा कि पूरे परिधि पर कट गया। जब पूरे परिधि पर कटा, तो हम कहेंगे कि इस पूरे परिधि पर भी शियरिंग जनरेट होगा। परिधि पर क्या होगा, पूरे शियरिंग जनरेट होगा, और इसी को हम कहते हैं क्या, पंचिंग शियर। अर्थात हम कह सकते हैं कि इट इज अ पेरिफेरल शियर रेजिस्टेंस। मतलब हम कहेंगे कि जो शियर का रेजिस्टेंस होगा, अर्थात रोकेगा, प्रतिरोध करेगा, रिस्ट्रेंट करेगा, ऐसे कंडीशन में कहेंगे क्या, पंचिंग शियर होता है। बता रहे हो। अर्थात वह शियर जो पूरे परिधि के द्वारा रिस्ट्रेंट किया जाए, प्रतिरोधित किया जाए, रोका जाए, उसे हम क्या कहेंगे, पंचिंग शियर कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पंचिंग शियर कहते हैं। क्लियर हो। जब हम बीम के केस में देखे थे, तो बीम के केस में जो भी कट रहा था या जो भी क्रैकिंग आ रहा था, वह न्यूट्रल एक्सिस के केवल एक साइड में आ रहा था। इसलिए फ्लेक्सुरल शियर को हमने बोला सिंगल शियर।
उसको हमने क्या बोल दिया, सिंगल शियर। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पूरे परिधि पर आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, तो इसको हम चारों तरफ वाला नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल शियर। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डबल शियर, अर्थात पंचिंग शियर या डबलिंग शियर। पंचिंग शियर को हम क्या कहते हैं, डबलिंग शियर के नाम से भी जानते हैं, डबल शियर के नाम से भी जानते हैं। बता क्लियर, ठीक है। ये हमारा क्या था, पंचिंग शियर। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने छत बनाया, तो छत बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक दीवार बन गया, यहाँ पर भी एक दीवार बन गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर मान लेते हैं दीवार बना दिया। अब लोड का मान बढ़ाया गया तो ये दीवार जो है ये ऊपर चला गया, बाकी छत क्या हुआ, नीचे आ गया, तो वहां पर भी क्या हो गया, आपका पंचिंग हो गया। तो हम सामान्यतः कहेंगे क्या कि पंचिंग सामान्यतः थिन स्ट्रक्चर में होता है। किसमें, थिन स्ट्रक्चर में होता है। दूसरा हम कहेंगे क्या, पॉइंट लोड के कारण होता है। किसके कारण होता है, पॉइंट लोड के कारण होता है। फिर हम अगला देखेंगे, हम कहेंगे कि ये पूरे परिधि के द्वारा रजिस्ट किया जाता है, अर्थात वह शियर जो पूरे परिधि के द्वारा रजिस्ट किया जाए उसको क्या कहेंगे, पंचिंग शियर कहते हैं। फ्लेक्सुरल शियर आपका सिंगल शियर कहलाता है, जबकि पंचिंग शियर आपका क्या, डबल शियर कहलाता है। बता क्लियर बात। फिर कोने पे, स्लैब के कोने पे जो इस प्रकार से ऐंठन होता है उसको हम कहते हैं क्या, टॉर्जन शियर। उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्जन शियर, ठीक है। वो हम टार्क वाले में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम पंचिंग वाले को लिख दे रहे हैं और इसको भी जो है छाप लीजिएगा, ठीक है। पंचिंग शियर को भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पंचिंग शेयर के बारे में देख लेते हैं। पंचिंग शेयर में हम जो अभी हम समझाए हैं वही सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले हम देख रहे हैं क्या, द शियर एसोसिएटेड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पंचिंग अ थिन मेंबर बाय अ पॉइंट लोड या कंसंट्रेशन लोड इज कॉल्ड पंचिंग शेयर। अभी तो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया था क्या कि पतले स्ट्रक्चर में होगा और पॉइंट लोड के कारण होगा, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं क्या कि स्लैब कह रहे हैं कंसंट्रेशन लोड, ठीक है, कंसंट्रेटेड वॉल लोड, अ बीमलेस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड डायरेक्टली बाय कॉलम, जिसको हम कहते हैं क्या, फ्लैट स्लैब या फुटिंग स्लैब आर सब्जेक्टेड टू पंचिंग शेयर। ये सब क्या है, थिन स्ट्रक्चर के नाम बोल रहा है, कौन कौन, ठीक है। कंसंट्रेटर वॉल लोड मतलब क्या, स्लैब को केवल दीवार पे रख दिया गया है, यहाँ पर भी क्या होगा, आपका पॉइंट लोड जनरेट होगा। दूसरा हम कह रहे हैं बीमलेस फ्लोर स्लैब, मतलब हमने कहा कि कोई स्लैब पड़ा है और इसमें बीम नहीं डाली गई है, इसका मतलब क्या, स्लैब को डाल हम किस पे टिकाए हैं, कॉलम पे टिकाए हैं, और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, पॉइंट लोड जनरेट होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, फ्लैट स्लैब। फिर हम कह रहे हैं क्या, फुटिंग स्लैब। फुटिंग जो स्लैब होता है, फुटिंग इस प्रकार से कॉलम यहाँ पर ऐसे बनता है, जब ये नीचे की ओर दबेगा तो ये कॉलम क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बेंड करता है। अगर बेंड नहीं करता है तो कभी कभी क्या हम देखते हैं कि ये कॉलम कुछ इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से धंस जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पंचिंग, ठीक है। अब पूरी परिधि के कारण जो जनरेट होगा या रजिस्ट करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पंचिंग शेयर कहते हैं। चलो हम नोट पॉइंट को देख लेते हैं। नोट पॉइंट हमने क्या लिखा है, द फ्लेक्सुरल शेयर इज रेफर्ड टू एज वन वे शेयर। हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि फ्लेक्सुरल शेयर को हम वन वे शेयर कहते हैं या सिंगल शेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही साइड में क्रैकिंग जनरेट होता है, जबकि whereas the punching shear is referred to as two way shear, जबकि पंचिंग शेयर हमारा क्या होता है, टू वे शेयर कहलाता है। बताओ भाई, क्लियर होना से। फिर अगला देखेंगे, a two way shear or punching shear is shear registered along the periphery of the member। हमने कहा क्या कि जो टू वे शेयर होता है, पंचिंग शेयर होता है, टू वे शेयर या पंचिंग शेयर होता है, इसमें जो शेयर को रजिस्ट करता है, जो शेयर को रजिस्ट करने का होता है वह पूरे परिधि के एलांग होता है, पूरे परिधि के एलांग होता है। मेंबर में पूरे परिधि के एलांग शेयर को क्या कहते हैं, रजिस्ट करता है, ठीक है। किसमें भाई, टू वे शेयर में या पंचिंग शेयर में। फिर अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, पंचिंग शेयर इज अ टाइप ऑफ फेलियर ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब सब्जेक्टेड टू हाई लोकलाइज्ड फोर्स, ठीक है। लोकलाइज्ड फोर्स मतलब होता है स्थानीय फोर्स, स्थानीय भार के कारण, ठीक है। अब हम कहेंगे कि पंचिंग शेयर किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में, सिंपल बात समझिए, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में जो भी पंचिंग शेयर होता है वह उस स्थान पर जो लोड कार्य कर रहा है केवल उस लोड के कारण होता है, ना कि हर जगह का लोड। केवल हमने कहा क्या कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्लैब है, यहाँ पर हमने लोड को जनरेट किया, यहाँ पे जो पंचिंग होगा वह केवल इतने स्थान पर होगा। थोड़ा सा डायग्राम बनाने का हम प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। डायग्राम आपका दिखा रहे हैं। मान लीजिए पूरा हमारा क्या है, कोई स्ट्रक्चर है और पॉइंट लोड केवल यहाँ पर कार्य कर रहा है। हम कहेंगे कि जो भी पंचिंग होगा यहाँ पर स्थानीय लोड के कारण होगा, ना कि यहाँ पर अगर कोई लोड कार्य कर रहा है तो इसके कारण नहीं होगा।
ठीक है। इस स्थान पर जो लोड कार्य कर रहा है उसके कारण होगा। यहाँ वाला जो लोड है ये अलग पंचिंग करेगा, यहाँ पर जो लोड है वो अलग पंचिंग करेगा। तो हम कहेंगे क्या कि लोकलाइज फोर्स, हम कहेंगे स्थानीय भार के कारण वहाँ पर क्या होता है, पंचिंग शियर जनरेट होता है। बता क्लियर हुआ। अब देखो टॉर्जन शियर क्या है, हम समझा रहे हैं। टॉर्जन शियर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि 2-3 पॉइंट है आपको पता है, हम यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आपको। देखो हम क्या कह रहे हैं टॉर्जन शियर में, टॉर्जन शियर हम कह रहे हैं क्या कि टॉर्जन शियर क्या, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे भाई, लिख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पास करके लिख लीजिएगा, ठीक है। टॉर्जन शियर की अगर हम बात करेंगे तो टॉर्जन शियर होता क्या है, हम कहेंगे ऐंठने वाला, ठीक है, जो भी शियर होगा उसको हम कहेंगे टॉर्जन शियर। टॉर्जन शियर जनरेट कैसे होता है, हमने कहा हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, कोई स्ट्रक्चर है और इस पर हमने टॉर्जन जनरेट किया। जब हम इसे टॉर्जन जनरेट करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें जो शियर होगा उसको हम क्या कहेंगे, टॉर्जन शियर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, व्हेन a member is subjected to torsion, ठीक है, subjected to torsion। फिर हम कह रहे हैं क्या कि इट इज नोन एज टॉर्जन शियर। फिर यहाँ पर हम कहेंगे क्या, इट इज नोन, ऐसा लीजिए, क्या लिख लीजिए, इट्स सब्जेक्टेड, ठीक है, इट्स सब्जेक्टेड टू टॉर्जन शियर। अर्थात यदि किसी स्ट्रक्चर पर, यदि किसी मेंबर पर टॉर्जन कार्य कर रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पर टॉर्जन शियर भी कार्य करेगा, या इसके कारण, टॉर्जन के कारण जो भी शियर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्जन शियर कहते हैं। बता दो क्लियर हुआ। फिर दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा क्या, हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो भी टॉर्जन शियर होता है, जो भी टॉर्जन शियर होता है या फ्लेक्चर शियर के साथ साथ जनरेट होता है। किसके कारण भाई, टॉर्जन शियर फ्लेक्चर शियर के साथ साथ जनरेट होता है, या ठीक है उत्पन्न होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। फिर हमने कहा कि टॉर्जन शियर और कहाँ पर होगा, टॉर्जन शियर हमने कहा कि यदि किसी मेंबर पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के परंतु अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कार्य कर रहा है तो वहां पर भी क्या होगा, आपका टॉर्जन शियर होता है। बराबर क्लियर हो ना, लिख लोगे इसको, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है, केवल हमने ये देखा कि शियर कितने प्रकार का होता है। एक हमारा होता है क्या, फ्लेक्चर शियर, दूसरा हमारा होता है पंचिंग शियर, तीसरा हमारा क्या होता है, टॉर्जन शियर। अब हम फिर आपको कल दिखाएंगे कि शियर किस प्रकार से बीम में जनरेट होता है, ठीक है। शियर फोर्स क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, वो भी हम कल देखेंगे। उसके बाद फिर बीम देखेंगे, बीम कितने प्रकार का होता है। तो शियरिंग के केस में बीम को दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा डीप बीम, दूसरा हमारा क्या होता है, शैलो बीम। तो इसके बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.